साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और अब हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेसिकली आपके डीबीटी जेआरएफ के क्वेश्चंस होने वाले हैं और खास तौर से जो यहाँ पे क्वेश्चंस आपके लगे हुए हैं वो बेसिकली आपके 2019 के क्वेश्चंस लगे हुए हैं। तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे और आपसे ये आशा भी है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप सीरियस मोड में आके पढ़ाई कर रहे होंगे कि गेट का एग्ज़ाम आपका हो चुका है और आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है, वो आपका डीबीटी जेआरएफ होने वाला है। ठीक है? तो अच्छे से तैयारी करिए। यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट आपको ऑलरेडी अवेलेबल करा दिए गए हैं और कुछ चीज़ें आपको मैं केवल गाइड कर सकता हूँ, एक्चुअल एफर्ट आपको ही करना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सीरियसली पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे और विथ एक्सप्लेनेशंस के साथ समझेंगे और ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके कॉमन सेंस, कॉमन बेसिक और कुछ जो मैंने चैनल क्रिएट किया है, जब से मैंने जिन-जिन टॉपिक्स को आपको कवर किया है, वहाँ से ही आपके क्वेश्चंस या उतनी इन्फॉर्मेशन से आपके क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व हो जाएँगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। डीबीटी जेआरएफ 2019 का क्वेश्चन है कि मेजर डिफरेंस बिटवीन द हार्मोन दैट हैव इंट्रासेलुलर रिसेप्टर एंड दोज दैट हैव सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर इज दैट द फॉर्मर क्या होता है? तो अगर आपको याद होगा, जैसा कि हमने आपको सेल सिग्नलिंग का चैप्टर पढ़ाया है, जो बच्चे नए जुड़े हैं मैं आपसे बार-बार बोल रहा हूँ, एक चैप्टर ऐसा है जो कि आपका इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस आपका सॉल्व होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो फेवरेट सिग्नलिंग पाथवे किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए होते हैं, वो वहाँ पे ऑलरेडी कवर कर दिया है और वहाँ पे सेल सिग्नलिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी और क्यों क्या किस-किस टाइप्स के होते हैं, वहाँ पे हमने ऑलरेडी मेंशन किया था। तो अगर हम यहाँ पे एक छोटे से एक्सप्लेनेशन में इस बात को समझना चाहें कि जो आपके लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं, वो क्या करते हैं, लिपिड की बाइलेयर, जैसा कि आपको पता है कि आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे लिपिड की बाइलेयर होती है। तो चूंकि ये जो बना होता है, ये आपका बेसिकली लिपिड का मॉलिक्यूल होता है। जैसा कि आपने पढ़ा है, लिपिड बाइलेयर होता है आपका। तो वहां पे जब इसको क्रॉस करके अंदर की तरफ जाना है किसी भी सिग्नल मॉलिक्यूल को, ठीक है, तो अगर ये सिग्नल मॉलिक्यूल जो होता है, अगर वो लिपिड में सॉल्युबल होगा, तो वो क्या होगा, वो आसानी के साथ क्रॉस करके क्या चला जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है और हेंस दे मूव इनसाइड द टारगेट सेल विदाउट एनी डिफिकल्टी। यानी कि जो आपके लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो बहुत ही आसानी के साथ चले जाते हैं, ठीक है। और आफ्टर द एंटरिंग द सेल, द साइटोप्लाज्म दे अटैच विद देयर स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो वहां पर होते हैं, वो वहां पे अपना जीन का एक्सप्रेशन करते हैं। लेकिन ये जो सारी ओवरऑल स्टोरी है वो इस बात पे निर्भर निर्भर करती है कि वो लाइपोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक। जैसा कि आप कह सकते हैं ना कि अगर कोई लिपिड से प्यार कर रहा है, सपोज दैट, यही तो मतलब हुआ। अगर हम बात करें कि जो आपका लाइपोफिलिक सब्सटेंस होंगे, लाइपोफिलिक सब्सटेंस अगर हम कह दिया जाए और एक आपसे कह दिया जाए कि हाइड्रोफोबिक कह दिया जाए, तो बात तो वही हुई ना। यानी कि ये लिपिड से क्या है, इसको प्यार है, और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है कि वाटर से तो ये डर रहा है लेकिन लिपिड से ये क्या है, इसका लव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे जो मेन कहानी आती है वो लिपिड की बाइलेयर की वजह से होती है। और इसी वजह से जब हमने सेल सिग्नलिंग आपको पढ़ाया था, जो हमारा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका बनता है जीपीसीआर, जो कि 7 बार इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और वहां पे हमारे कौन से अमाइनो एसिड्स लग रहे थे, वहां पे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड लग रहे थे। ठीक है? क्योंकि आपके अमाइनो एसिड कितने तरीके के होते हैं? 20 तरीके के अमाइनो एसिड होते हैं, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक आपके बहुत सारे होते हैं, कुछ आपके पोलर होते हैं, कुछ आपके नॉन पोलर होते हैं और वगैरह-वगैरह होते हैं। बट यहाँ पर जो आपको लिपिड की बाइलेयर को क्रॉस कराने के लिए जो आपको चाहिए होता है, वो आपको क्या चाहिए होता है? हाइड्रोफोबिक सेगमेंट चाहिए होता है। ठीक है? तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, तो यानी कि हाइड्रोफोबिक चाहिए होता है, तो यानी कि यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा कि जो उस बात पे निर्भर करता है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि वो आपके हाइड्रोफोबिक है कि हाइड्रो वो क्या है, इस पे वो डिपेंड करते हैं। ठीक है? तो यानी कि जो आपके हार्मोन्स दैट हैव इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं और दोज हैव द सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर इज द फॉर्मर इज यूजुअली क्या होते हैं, वो आपके हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो यहाँ से आपको याद रहेगा। ठीक है? आसानी के साथ आपको इस क्वेश्चन को समझा दिया गया है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका बहुत ही बेसिक पूछा गया है कि इन द जीनोमिक डीएनए जब आप डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन करते हैं, तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन जो होगा वो रीनेचर कर जाएगा बहुत ही जल्दी। तो ऑब्वियस सी बात है कि सपोज दैट आपका डीएनए जो है, ये क्या होता है, ये आपका डबल हेलिक्स के फॉर्म में होता है। डीनेचर जब भी आप करते हैं, आप कैसे करोगे? मान लीजिए आपने हाई टेम्परेचर दिया, कुछ भी किया, तो डीएनए जो होता है वो स्ट्रैंड खुल जाते हैं। यहीं पर मैंने आपको इसके कुछ लेक्चर्स पहले आप जाइएगा, मैंने आपको हाइपोक्रोमैटिक शिफ्ट और हाइपर क्रोमैटिक शिफ्ट पढ़ाया था। वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन डराइव किया गया है, यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने को लेकर वो बातें थी, तो उसको भी तुरंत आपको रिकॉल आ जाना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि आपने डीनेचर कर दिया, लेकिन क्या होता है अगर आप वापस से टेम्परेचर कूल कर दें, मतलब जो टेम्परेचर आइडियल टेम्परेचर था, अगर वो टेम्परेचर अगर आप वापस से प्रोवाइड कराते हैं, तो ये क्या होते हैं, वापस से जुड़ जाएंगे, री एनिल कर जाएंगे, इसको बोलते हैं।
ठीक है? तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ डीनेचर हुआ मतलब स्टैंड आपस में खुल गए, यहाँ पर क्या हो गया रीनेचर हो गया। तो अब रीनेचर कैसे जल्दी होगा? तो रीनेचर कब जल्दी होगा कि जब जुड़ना होगा, तो जब आपके रिपिटिटिव सीक्वेंस कह लीजिए कि आसानी के साथ जितने ज़्यादा रिपिटिटिव सीक्वेंस होंगे मतलब मान लीजिए कि एटी, जीजी इस तरीके करके 80, 80, 80, 80 करके होगा तो वो आसानी के साथ बॉन्ड बनाता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम जो रिपिटिटिव सीक्वेंस होते हैं उनको हम सैटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं। ठीक है? और इस बात को मैंने आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लेक्चर में पढ़ाया था, तो ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार आपके सामने नाम आया, तो आप घबरा जाएँगे। आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का लेक्चर जाके देखिएगा, वहाँ पे हमने सैटेलाइट डीएनए की बात की थी, जिसको हम क्या बोलते हैं मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट ऐसे करके बहुत सारे टर्म्स आते हैं, जो फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो रीनेचर कौन होगा? जिसके पास रिपिटिटिव सीक्वेंस होगा मतलब ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर बहुत सारे यहाँ पे मान लीजिए कि सपोज़ दैट 80 है, जीसी है, फिर 80 जीसी, फिर 80 जीसी या कह लीजिए कि बार-बार कोई अलग सीक्वेंस रिपीट हो जा रहा है जो दिक्कत पैदा कर रहा है। लेकिन जो बार-बार सीक्वेंस एक ही तरीके का अगर उसका जीनोमिक कंटेंट होगा, मान लीजिए कि उसके सीक्वेंस सारे बराबर होंगे, तो क्या होगा वो बहुत जल्दी री-अनिल कर जाएगा। तो यानी कि जो सारी कहानी होती है वो आपके रिपिटिटिव सीक्वेंस पे डिपेंड करती है। तो इस बात को हम क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं जो कि इम्यूनोलॉजी हमने बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ा रखी है और मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि किस्मत खराब नहीं रहेगी तो आपको कम से कम नहीं तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको इम्यूनोलॉजी के मिलेंगे। तो अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्या-क्या इसमें पढ़ना है वो आपको ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल करा दिया गया है और आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे कहानी पूछा जाएगा, आपका समय वेस्ट कराने के लिए सारी स्टोरी बनाई जाती है। चाहते तो ये बहुत ही सिंपल भाषा में एक लाइन में क्वेश्चन पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कहानी बनाई है। तो आपको घबराना नहीं है, फँसना नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे एक कहानी बना के उन्होंने पूछा है कि एक पेशेंट है जो सफ़र कर रहा है, एलर्जी उसको हुआ है, तो यानी कि आपको तुरंत ही हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन याद आ जाना चाहिए, जो हमने इम्यूनोलॉजी में हम पढ़ के गए हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जो डॉक्टर है वो क्या कह रहा है, एक दिया है उसको एंटीहिस्टामाइन ड्रग लेने के लिए बोल रहा है, ठीक है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल प्रोसेस इज़ ए मोस्ट लाइकली टू बी द रीज़न फॉर द एलर्जी? तो यानी कि एलर्जी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुआ होगा उस व्यक्ति में? तो जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था कि एलर्जी रिस्पॉन्स तब आता है जब आपकी मास्ट सेल्स होती हैं, ठीक है? मास्ट सेल्स जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इनका डीग्रैनुलेशन होता है तो यहाँ से जो सब्सटेंस निकलता है वो आपका हिस्टामाइन निकलता है, ठीक है? हिस्टामाइन निकलता है, ये हिस्टामाइन क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था, आपको वासोडाइलेटर होता है, ठीक है? बहुत ही अच्छे से हमने इस बात को समझा था, ठीक है? तो यहाँ पे जो ये केमिकल निकल रहा है, हिस्टामीन जो है वही सारा कहानी कर रहा है, इसीलिए जो डॉक्टर ने ड्रग दिया है तो यानी कि अगर हम कोई ऐसा ड्रग बना दें जो हिस्टामाइन के एंटी हो, तो इसीलिए इस व्यक्ति को एंटी हिस्टामाइन ड्रग दिया गया है। और ओवरऑल स्टोरी जो स्टार्ट हुई थी, वो स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? वो आपकी मास्ट सेल से स्टार्ट हुई थी। तो यानी कि इसका जो मेजर रीज़न जो हुआ था, वो आपका मास्ट सेल डीग्रैनुलेशन है, ठीक है? तो इतना ज़्यादा इसमें कोई हाई-फाई चीज़ नहीं थी, बस आपको 2 बातें पकड़नी थी। जैसा ही ये क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, वैसे ही आपको एलर्जी वर्ड पकड़ना था, एंटी हिस्टामाइन बताया है और जैसा ही आप कुछ भी अगर आप बेसिक भी पढ़ोगे, तो आपको मास्ट सेल्स वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, जो कि मास्ट सेल्स जो होती हैं, आपकी इस तरीके की सेल्स रहती हैं, इसमें बहुत सारे ग्रैन्यूल्स भरे होते हैं, ठीक है? तो जब ये रैप्चर होती हैं, सिंपल सी कहानी यही होती है कि जब ये रैप्चर हो जाती हैं, ठीक है? तो यहाँ से क्या हो जाते हैं डीग्रैनुलेशन मतलब ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये बाहर आ जाते हैं और ये ग्रैन्यूल्स में कौन से ऐसे केमिकल होते हैं, तो बेसिकली आपके हिस्टामाइन होते हैं, हालाँकि इसके अलावा भी आपके कुछ और केमिकल्स भी हो सकते हैं, जैसा कि आपका सीरोटोनिन होता है, जो कि सीरोटोनिन जो होता है, ये आपका वासोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ठीक है? ये बहुत ही टेक्निकल टर्म थे, हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है, तो अगर आपको नया लग रहा है, तो इस पार्ट को जाके वापस से हिप्नोलॉजी में एक आपका लेक्चर मिल जाएगा मेरे ही चैनल पे, तो उसको देखिएगा आसानी के साथ ये क्वेश्चन जो होगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ तक स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन जो कि आपका बहुत ही बेसिक मैं कहूँगा और बहुत ही बेसिक कहूँगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जो कि बॉटनी के स्टूडेंट्स के लिए तो बोनस और इवन किसी भी स्टूडेंट्स के लिए बोनस है, अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो आपने बहुत ही आसानी से इन चीज़ों को पढ़ा होगा। थोड़ी-सी बॉटनी भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा, मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ में महारत हासिल कर लें, आप इम्यूनोलॉजी में महारत हासिल कर लें, सेल सिग्नलिंग में महारत हासिल कर लें, वहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन मान लीजिए कि इम्यूनोलॉजी के मैं कह रहा हूँ कि 7 से 8 क्वेश्चन आएँगे। आपको बहुत अच्छा इम्यूनोलॉजी पे कमांड है, तो क्या ऐसी गारंटी है कि आप 7 से 8 क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी आप सही कर लोगे? मान लो कि एवरेज में आप 5 से 6 क्वेश्चन सही करोगे, लेकिन 2 क्वेश्चन की जो भरपाई है, वो आप ऐसे ही क्वेश्चन से कर पाओगे, ठीक है?
तो इसमें आपको कोई बहुत लोड नहीं लेना है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। यहाँ पे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, जो कि यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए थे जो आपको फिल करने थे। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि ट्रांसपोर्ट थ्रू द फ्लोएम क्या होता है व्हाइल ट्रांसपोर्ट थ्रू द जाइलम। तो ये बॉटनी का बहुत ही बेसिक सी बात होती है कि जाइलम जो होता है, ठीक है? अगर आप इसको हिंदी में लिख दूं मैं जाइलम, ठीक है? अगर जिनको आज ये बच्चे नए ज्वाइन किए, अगर इनको याद करने में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो जा से उठाइएगा और जा से जल लिख दीजिएगा। तो यानी कि जो जाइलम जो होता है ये आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब भाई ऑब्वियस सी बात है, प्लांट में वाटर भी तो जरूरी है। तो जाइलम जो होता है वो बेसिकली वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो आपका फ्लोएम होता है वो आपका क्या होता है, फूड्स के लिए होता है। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी ये होती है। इसके अलावा जो एक चीज और होती है जो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, कि जो आपका ट्रांसपोर्ट जो आपका जाइलम से होता है, ठीक है, जाइलम से जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है वो आपका यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल का मतलब होता है कि ऑब्वियस सी बात है, पानी जो होगा वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, रूट एब्जॉर्ब करेगा। अब रूट से कहाँ जाएगा, लीफ की तरफ जाएगा, स्टेम जाएगा, कहीं जाएगा, तो ये क्या हुआ, एक ही डायरेक्शन में तो हुआ। ठीक है, लेकिन जो आपका फ्लोएम होता है, खाना बन रहा है, तो खाना जो है वो बना, तो वो स्टेम से लीफ की तरफ भी जाएगा, स्टेम से रूट की तरफ भी जाएगा। तो जो आपका फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होता है ये आपका बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखिएगा। तो अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आप फिट करेंगे, तो जैसे ही आप फ्लोएम को कैसे फिट करेंगे, बाई डायरेक्शनल फिट करेंगे, जो कि आपको एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बहुत दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये आपका जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि ट्रांसपोर्ट थ्रू द फ्लोएम जो होता है वो आपका बाई डायरेक्शनल होगा, जाइलम जो होगा वो आपका यूनी डायरेक्शनल होता है। अब यहाँ पे दो बातें और लिखी हैं, हालांकि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है, बट हम दो बातें और समझ लेते हैं। एक्चुअल में अब यहाँ पे इन्होंने जो यहाँ पे जो बताया है वो ये बताया है कि चूंकि जो आपका फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होता है, तो वहां पे आपका मास फ्लो मैकेनिज्म अप्लाई होता है, मतलब वो एक तरीके से कह सकते हैं कि मास पे डिपेंड करता है, या कह सकते हैं कि दो यहाँ पे टेक्निकल टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं प्लांट्स के केस में, एक आपका सोर्स होता है, एक आपका सिंक होता है। ठीक है, तो सोर्स कौन होगा, सोर्स का मतलब जो खाना बना रहा है, यानी कि जो फूड को प्रोड्यूस कर रहा है। मान लीजिए कि लीफ ने खाना बनाया, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किया, जो भी इसने अपना फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाया, तो लीफ क्या है, सोर्स है। सिंक कौन है, जो इसका यूज करेगा। तो यानी यूज कौन करेगा, मान लेते हैं अगर हम स्टेम मान लिए, हमने रूट मान लिया, ठीक है, तो ये क्या हो गए, सिंक हो गए। तो जो यहाँ पे मूवमेंट होता है इनटू द फ्लोएम, यानी कि जो आपका एक तरीके से लोडिंग कह सकते हैं, कि जब वहां पे फ्लोएम में लोडिंग की जाती है, तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी चीज आसानी से नहीं होती है, वो हमेशा क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो यानी कि जो वहां पे लोड करना रहता है बनाते समय, एक एनर्जी खर्चा होती है इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है, तो ये जो होती है यहाँ पे आपकी एनर्जी लगती है, इसी वजह से ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और जब ये आपके सिंक की तरफ लोड किया जाता है, तो वो क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि लीफ ने खाना बना लिया है, सब समझ सकते हैं ना, यहाँ पे स्टेम के पास खाना नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर क्या है, एक तरीके का आप ये समझ सकते हैं कि ये एक तरीके का जो प्रोसेस है ये आपका ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस में क्या होता था, हाई टू लो ही तो जाता था थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यही तो होता है भैया ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे आप सेमी परमेबल का कॉन्सेप्ट उतना नहीं समझिए, बट आप इतना समझिए कि हाई टू लो जा रहा है, तो यानी कि लीफ में कंसंट्रेशन ज्यादा है और स्टेम में कंसंट्रेशन कम है फूड का, इसी वजह से वहां पे क्या हो जाता है, अनलोडिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपको बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोडिंग ऑफ द शुगर जो होता है वो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और मूवमेंट ऑफ द वाटर आउट ऑफ द फ्लोएम एट द सिंक, यानी कि जो आपका वाटर का मूवमेंट है या जाइलम में जो भी चीजों का कह सकते हैं कि जो आपका मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, किसके माध्यम से होता है, ऑस्मोसिस के माध्यम से होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी स्टोरी याद रहेगी। सोर्स और सिंक वाली भी स्टोरी मैंने आपको बता दिया है, चाहे वो आप फूड से कोरिलेट करिए, चाहे आप मतलब कह सकते हैं कि चाहे आप पानी से कोरिलेट करिए। तो जो वहां पे मेन कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, अगर मैं इसको वापस से क्लीन करके अगर आपको मैं इसको समझाना चाहूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। तो सबसे पहला चीज जो इस क्वेश्चन के समय हमको याद रखना चाहिए था, क्या होता है, ट्रांसपोर्ट थ्रू द फ्लोएम जो होगा वो आपका बाई डायरेक्शनल होगा, हमने यहाँ पे लगा दिया, इससे हमारा आंसर निकल गया। जाइलम से जो आपका ये होता है ये आपका यूनी डायरेक्शनल होता है। इसके बाद शुगर से जो फ्लोएम की लोडिंग अनलोडिंग होती है वहां पे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और जो वाटर आउट होता है वो आपका ऑस्मोसिस के माध्यम से होता है। तो इतनी बातें जो है वो आपको याद रखना है, और अगर आप चाहें, ठीक है, थोड़ा भी अगर आपका बॉटनी पे कमांड हो तो इस पार्ट को जरूर पढ़ के जाइएगा, प्लांट में कैसे वाटर चढ़ता उतरता है। बहुत सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स थ्योरी दी गई थी, जिसमें आपका रूट प्रेशर थ्योरी था, समझ रहे हैं, ये सब जो चीजें आपने पढ़ी होगी, तो कोशिश करिएगा कि इस चीजों को अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है,
यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम वापस से अपने ही कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है? ये तो हमने बॉटनी के क्वेश्चंस को कुछ समझ लिया है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि ये क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक बैक्टीरियल कल्चर है जो कि ग्रोन किया गया है, जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर जो है वो लगा दिया गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया है इन अ टेट्रापेप्टाइड, ठीक है? रेडियो एक्टिव सल्फेट जो है वो इसमें जो है वो आपको किया गया है, तो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है? तो आपको कहाँ पे इसमें आपको रेडियो एक्टिव पेप्टाइड आपको देखने को मिलेंगे? तो सिंपल सी बात है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपके सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन-कौन से होते हैं। तो आपके 3 अमाइनो एसिड बेसिकली होते हैं, 2 अमाइनो एसिड जो भी आप कह लीजिए। एक आपका मेथियोनीन होता है, एक आपका सिस्टीन होता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप इस ऑप्शंस को यहाँ पे देख लीजिए कि कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपको रेडियो एक्टिव सल्फर ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे। तो ट्रिप्टोफैन, फेनिलएलनिन यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, हिस्टिडीन, ग्लाइसिन में भी नहीं देखने को मिलेगा, इस ऑप्शन में भी नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आपको जो देखने को मिलेगा मोस्टली आपका सेरीन में देखने को मिलेगा, सॉरी सिस्टीन में देखने को मिलेगा, मेथियोनीन में देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल ये एक जुड़े हुए पेप्टाइड है, मोस्टली यहाँ पे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, तो जो आपको सिग्नल देखने को मिलेगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यानी कि जो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा, वो आपका कौन-सा हो जाएगा? कह सकते हैं पहला ऑप्शन जो होगा ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से क्वेश्चंस आपको घुमाते हैं। हो सकता है कि यही क्वेश्चन अगर 12th लेवल पे बनाना होता तो वो सिंपल सा पूछ लेते कि भैया सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड के नाम बता दो, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको थोड़ा-सा इनको घुमाना है, ठीक है? इसी वजह से सावधानी के साथ क्वेश्चन्स को पढ़िएगा, घबराइएगा नहीं, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। केवल और केवल आपको सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड याद रखने थे और वो यहाँ पे आपको देख लेना है, ठीक है? और उसके अलावा जब भी अमाइनो एसिड्स की बात आती है, मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि 1 वर्ड सिंबल ज़रूर याद रखिएगा, सॉरी 1 अल्फाबेट सिंबल, ठीक है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आपसे ऐसे ही दिया जाए, कभी-कभी 1 अल्फाबेट में दे देगा तो आप घबरा जाओगे, ठीक है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बाकी अभी आगे क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन जो कि आपका मेल्टिंग टेम्परेचर से पूछा गया है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस में किसका हायर मेल्टिंग टेम्परेचर होगा? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसा कि आपको मैंने इसके पिछले पार्ट में बताया था कि जिसका जीसी कंटेंट ज़्यादा होगा उसमें हायर मेल्टिंग टेम्परेचर होगा, तो वही चीज़ आपको काउंट कर लेना है। क्यों होगा? नेक्स्ट बायर से पूछेगा। तो जीसी के बीच में आपके 3 बॉन्ड होते हैं, इस 3 बॉन्ड को आपको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी आपको देनी होगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बी वाले ऑप्शन को जब आप गिनती गिनोगे ना, देख लेना जीसी काउंट करके, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी सारे ऑप्शंस में दिए हुए से ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि एग्ज़ाम में झट से आप इसको ट्रेस कर सकें, ठीक है? तो कोई दम नहीं था, ये सब क्वेश्चंस आपको इतने करा दिए गए हैं इस लक्ष्य जेआरएफ सीरीज़ में कि अब आपके लिए ये बोनस होगा, ठीक है? इसी तरीके से एक क्वेश्चन जैसा मैंने अभी आपको बोला था ना कि आपको 1 अल्फाबेट सिंबल क्यों याद करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे दे दिया है कि पेप्टाइड का सीक्वेंस है। अब पहचानते रहो कि ये क्या लिखा है, एसएचईआरआर लिखोगे सोचोगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन करने लगोगे, कुछ और सोचोगे। ये आइसोलेट किया गया है बैक्टीरिया से, तो कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लिस्ट द पॉसिबल फॉस्फोराइलेशन का साइट होगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपको सबसे पहली बात है कि अमाइनो एसिड्स पहचानने होंगे। तो जैसा कि एच से आपका क्या होता है? हिस्टिडीन होता है, ठीक है? हमने आपको बताया था आर से जो जो होता है वो क्या होता है? आर से आपका क्या होता है? लाइसिन और अर्जिनिन हमने आपको बताया था। आर से आपका अर्जिनिन होता है, ठीक है? और एस्पार्टिक एसिड होते हैं, ग्लूटामिक एसिड होते हैं, ठीक है? तो एस्पार्टिक एसिड का जो होता है वो आपका डी होता है, ग्लूटामिक एसिड का जो होता है वो आपका ई होता है। तो इस तरीके से आपको देखना होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जब आप सीक्वेंस देखेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ जो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि किसका फॉस्फोराइलेशन सिस्टम में होता है। तो अगर आप इन ऑप्शंस में जाके देखेंगे, तो जो फॉस्फोराइलेशन का कंडीशंस आते हैं और ख़ास तौर से जो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, अर्जिनिन का नहीं होता है, लाइसिन या ल्यूसीन का भी फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है। इसके अलावा आपका ग्लूटामिक एसिड का बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और हिस्टिडीन जो होता है वो मोस्ट कॉमनली होता है बैक्टीरिया में, तो मतलब बहुत ही वेल नोन है, क्योंकि जब आप इसमें से सीएसआईआर की जब आप तैयारी करेंगे, ठीक है, या करते हैं, तो मैं आने वाले टाइम में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बैक्टीरिया में जो मैकेनिज्म होती है, बहुत सारे आप सिग्नलिंग पाथवेज पढ़ेंगे, ठीक है? जहाँ पे हिस्टिडीन का फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है? तो यानी कि यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका पहला ऑप्शन बनेगा, यानी कि पेप्टाइड सीक्वेंस किसमें जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा, फॉस्फोराइलेशंस आपको देखने को मिलेगा, तो वो आपका हिस्टिडीन में देखने को मिलेगा, ठीक है? तो याद रहेगा,
बिल्कुल याद रहेगा, इसको याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन जो का आपका कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन है, एंजाइम्स पार्ट को भी मुझे अभी कवर करना बाकी रह गया है, तो एग्ज़ाम से पहले मैं आपको कवर करा के भेजूँगा, बट एक बहुत ही छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है, उसको देख लीजिएगा कि कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन ऑफ द एंजाइम को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन में होता क्या है, तो सबसे पहले आप ये समझिए, मान लीजिए कि ये आपका कह सकते हैं कि ये आपका सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस ये आपका क्या है, एंजाइम है, ठीक है? ये आपका सबस्ट्रेट होता है। तो कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन में क्या है कि इसका जो सबस्ट्रेट है वो आपका सक्सिनिक एसिड है, लेकिन इसका जो इन्हिबिटर है वो आपका क्या है, मैलोनिक एसिड है, ठीक है? तो होता क्या है कि इनके बीच में एक कॉम्पिटिशन होता है और ये एक खाँचा होता है जो इसकी क्या है, एक्टिव साइट है। तो ये जो होता है वो इससे बाइंड करने से पहले ही ये आके इससे बाइंड कर जाता है, जो इसको बाइंड नहीं करने देगा, ठीक है? तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं इन दोनों में कॉम्पिटिशन हुआ, समझ लीजिए कि इन दोनों में रेस हुआ कि कौन जाके सबसे पहले जाके बाइंड करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका सबस्ट्रेट का इन्हिबिटर होगा वो जाके इससे पहले बाइंड कर जाएगा। तो इस पर्टिकुलर चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर बोलते हैं। तो यानी कि आपका पीछे कौन रह गया, आपका सबस्ट्रेट रह गया। तो यानी कि अगर हमें कुछ भी चीज़ें अगर हम ऐसा कर दें कि सबस्ट्रेट के अमाउंट को अगर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है? तो हम इसको कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन को कैसे कम कर सकते हैं? अगर हम सबस्ट्रेट मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बैठा दें, सबस्ट्रेट सक्सिनिक एसिड वाले मान लीजिए बहुत सारे 10 मॉलिक्यूल आ जाएँ। अब मान लो ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है ये 5 ही रह गया, तो हो सकता है कि ये बहुत ही जल्दी जाके वहाँ पे बाइंड कर जाए, समझ रहे हैं? हो सकता है भाई 10 के 10 तो धीरे-धीरे नहीं दौड़ेंगे ना, हो सकता है इसमें 2 व्यक्ति ऐसे हों जो बहुत फास्ट दौड़ें, ठीक है? तो यानी कि आपको क्या करना होगा, अगर आपको इस इन्हिबिशन को रोकना है, इस इन्हिबिशन को आपको कम करना है, तो आपको सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन आपको इंक्रीज़ करना होगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर को आप रिवर्स कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा कभी अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा गया तो इसको भी याद रखिएगा। बहुत सारे एग्जाम आपके एग्जाम्पल सिस्टम में अवेलेबल हैं, जिसमें आपका बहुत ही एक खूबसूरत एग्जाम्पल है जो आपका लेलिंजर की बुक में बहुत ही डिटेल में दिया गया है। वो कौन सा एग्जाम्पल है, इनिबिशन ऑफ द अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, जो कि आपका एक एंजाइम है बाई इथेनॉल इन द मिथेनॉल पॉइजनिंग। तो ये जब आप देखते हैं मिथेनॉल की पॉइजनिंग होती है, वहां पे ये बहुत ही बढ़िया इफेक्ट आपको देखने को मिलता है जब आप इथेनॉल वहां पे यूज करते हैं, ठीक है? इसके अलावा सल्फा ड्रग्स फॉर फॉलिक एसिड सिंथेसिस इन द बैक्टीरिया एंड इनिबिशन ऑफ द सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट एंड ऑक्सैलोएसीटेट। तो कुल मिला के ये 3 एग्जांपल हो सकेगा, तो ज़रूर याद रखिएगा। बाकी यहाँ तक ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है? अब हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को यहाँ पे समझते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन जो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से फ्रेम किया गया है, तो इसको सबसे पहले आसानी के साथ देख लेते हैं कि इस पूछ रहा है कि द सीक्वेंस ऑफ द फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए बैक्टीरियल एमआरएनए किसके सेम होगा? तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने ड्राइव किया है, तो इसको हम समझते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा-सा जाके पहले ट्रांसक्रिप्शन को समझना होगा। तो इसी बहाने हम ट्रांसक्रिप्शन के एक बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं और आपको ये क्वेश्चन झट से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑल काइंड ऑफ द सेलुलर आरएनए, जो कि आपके मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, जो भी आरएनए है वो सिंथेसाइज होते हैं डीएनए के टेम्पलेट मानकर, ठीक है? सिंथेसिस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और डीएनए को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब है डीएनए से आरएनए का बनना हम क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। ट्रांसक्रिप्शन इन मैनी वेज सिमिलर टू द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन में ही क्वेश्चन छुपा हुआ है। बहुत तरीके से ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो रेप्लिकेशन के जैसा होता है। जो एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द एंटायर डीएनए टेम्पलेट इज ए कॉपी टू द डीएनए मॉलिक्यूल, बट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द डीएनए जो होते हैं वो कॉपी होते हैं। ठीक है? कहने का मतलब है कि जब आप डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ते हैं, जहाँ पे डीएनए से डीएनए बनता है, वहाँ पे क्या होता है? मान लीजिए कि ये 2 स्ट्रैंड होते हैं, दोनों ही क्या करते हैं? टेम्पलेट का काम करते हैं। एक से हम एक बना लेते हैं, एक से क्या बना लेते हैं? एक और बना लेते हैं। यही तो होता है कि एक डीएनए से आपको 2 डिफरेंट डीएनए मिल गए। एक आपका ये पैरेंटल रहेगा, एक आपका न्यू रहेगा, फिर ये पैरेंटल रहेगा, फिर ये न्यू रहेगा। लेकिन ये दोनों ही स्ट्रैंड जो होते हैं, वो आपका टेम्पलेट का काम करते हैं। लेकिन आरएनए के केस में क्या होता है कि कोई एक स्ट्रैंड आपका टेम्पलेट का काम करेगा या एक छोटा पार्ट जो होगा वो काम करेगा। वही चीज यहाँ पे बताई गई है, द डीएनए स्ट्रैंड हुज बेस सीक्वेंस इज द आइडेंटिकल टू दैट द ट्रांसक्रिप्ट आरएनए। ठीक है? अब चूंकि डीएनए और आरएनए में जो मेजर डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या होता है? सबसे पहली बात, अगर बेस के फॉर्म में जाए तो डीएनए में थाइमीन होता है, लेकिन आरएनए में थाइमीन नहीं होता है। यहाँ पे यूरेसिल होता है, जो कि एक मेजर डिफरेंस है। ठीक है? तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है, इसको समझिएगा बहुत ही ध्यान से। मान लीजिए कि ये आपके डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं,
ठीक है? अब किसी एक स्ट्रैंड को ही आप क्या करोगे पकड़ के उसके उसी का ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके आप आरएनए बना लोगे, ठीक है? मान लो कि मैं इसको डिफरेंट कलर से कर दूँ अगर, ठीक है? 1 सेकंड, समझिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका कॉन्सेप्ट होने वाला है, ठीक है? 1 सेकंड। अरे यार! ये क्या हो रहा है? चलो जाने दो। देखो, ऐसे समझो इसको, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है? मान लो कि ये आपका डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, ठीक है? इसके बाद आपने एक इसी स्ट्रैंड से आपने आरएनए बना लिया, ठीक है? लेकिन जब आपने ये आपका आरएनए बना सिंगल स्ट्रैंडेड ही होगा मोस्टली, एक्सेप्शनल केस की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है? डीएनए था, ये आपका दोनों ही जो है ये आपका डीएनए है, ठीक है? अब क्या होगा कि कोई एक ही स्ट्रैंड तो जो होगा जिसको आपने टेम्पलेट माना होगा, टेम्पलेट का मतलब जिसके सीक्वेंस को पढ़ के आरएनए को कॉपी किया गया है। तो जिसको आप टेम्पलेट मानते हैं, ठीक है? इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको समझिएगा यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जो आपके लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि आपने किसी एक को टेम्पलेट माना। द डीएनए स्ट्रैंड हुज बेस सीक्वेंस आइडेंटिकल होते हैं, मतलब इस आरएनए को जब आप ट्रांसक्राइब करते हैं तो एक फीचर होता है कि इसका जो सीक्वेंस होता है एग्जैक्ट सेम होता है डीएनए के किसी एक सीक्वेंस से, ठीक है? जिस सीक्वेंस से ये आइडेंटिकल होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो पूरा सीक्वेंस है वो किसी एक सीक्वेंस से डीएनए के बराबर है, तो यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कोडिंग सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है? या इसी को ही हम सेंस स्टैंड बोलते हैं, क्योंकि इसका पूरा जो सीक्वेंस है वो आरएनए के सीक्वेंस से बराबर है। बस फर्क क्या है कि आरएनए में यूरेसिल है, यहाँ पे थाइमीन है। लेकिन इसने क्या है, जो दूसरा स्टैंड था जिसको आरएनए ने ट्रांसक्राइब किया है, जिसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट आरएनए, इसको हम टेम्पलेट बोलते हैं या इसको हम नॉन कोडिंग बोलते हैं। तो जिसने इसको टेम्पलेट बनाया, तो चूंकि ये आपका कोडिंग हो गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन कोडिंग हो जाएगा, ठीक है? तो ये कुछ नॉमेनक्लेचर होते हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस में आपसे पूछ रहा है कि सीक्वेंस क्या होगा अगर आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से उल्टा आए, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ पे सपोज दैट अगर आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम लगाएंगे जो आरएनए से पढ़ के डीएनए को बनाएगा, तो आरएनए से जब वो डीएनए को बनाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री ही तो करेगा। जब वो कॉम्प्लीमेंट्री की तरफ जाएगा तो वो टेम्पलेट स्टैंड जैसा ही तो बनाएगा जो आपका डीएनए था, और टेम्पलेट ही था जो आपका नॉन कोडिंग था। तो यानी कि जो इसका आंसर आपका बनेगा, ठीक है, अगर आपका वो हम इसको अगर हम नॉन कोडिंग बोल दें तो हम इसको एंटी सेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले को हम सेंस बोल रहे थे। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो आपका एंटी सेंस डीएनए स्ट्रैंड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका जो आंसर बनेगा वो आपका ए बनेगा, ठीक है? अब एक बार अगर मैं इसको वापस से अगर आपको थोड़ा सा बाउंस किया हो, तो अगर मैं इसको समझा दूं अगर आपको, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे लगता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे समस्याएं हुई होंगी। एक बार इसको वापस से समझिएगा, समझिए। डीएनए का आपका 2 स्ट्रैंड था, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, ठीक है? ये आपका डीएनए था। डीएनए से हमने क्या बनाया, आरएनए बनाया। एक्सेप्शनल केस की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, आरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, यही तो होगा? किसी एक, अब ये एक कहानी है या एक कॉन्सेप्ट है कि इसका जो सीक्वेंस होता है ये एकदम डिट्टो सेम होता है डीएनए के किसी एक सीक्वेंस से। बस फर्क क्या होता है कि यहाँ पे यूरेसिल होता है, यहाँ पे थाइमीन होता है। तो जिस सीक्वेंस से ये एकदम सेम होता है उसको हम प्यार से कोडिंग सीक्वेंस बोल देते हैं या सेंस बोल देते हैं स्टैंड, क्योंकि भाई सेंस है, ठीक है, समझ सकते हैं। कोडिंग है क्योंकि यही पूरा कोड जो है वो उसके सीक्वेंस के सिमिलर है। लेकिन दूसरा जो स्टैंड होता है वो इसका टेम्पलेट स्टैंड होता है। टेम्पलेट का मतलब ये हुआ कि इसको पढ़ के आरएनए को बनाया गया है, ठीक है? क्योंकि इसका तो सीक्वेंस तो सेम हो गया, लेकिन इसका कुछ तो कॉम्प्लीमेंट्री रहा होगा। मान लो कि आरएनए में यहाँ पे जी है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे सी रहा होगा, यू है तो यहाँ पे ए रहा होगा, ऐसा ही तो रहा होगा। तो ये जो सीक्वेंस होता है इसको हम टेम्पलेट बोलते हैं, ठीक है? और टेम्पलेट को ही जो दूसरी भाषा में हम और क्या बोल सकते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस बोल सकते हैं। और अगर हम इसको सेंस बोल रहे हैं तो हम इसको एंटी सेंस बोल सकते हैं, ठीक है?
यहाँ तक कहानी हो गई। अब यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन को घुमाया, उन्होंने कहा कि अगर आपका कोई एमआरएनए से डीएनए को बनाया जा रहा है, तो वो कौन-सा सीक्वेंस बनाएगा? तो भाई ऑब्वियस सी बात है, वो ऐसे सीक्वेंस को बनाएगा जो उसका टेम्पलेट रहा होगा जब कॉम्प्लीमेंट्री बेसिंग की जाएगी। मान लो कि तुमको कोई सीक्वेंस दे दिया गया, तुमको बनाना है, तो इसी का है तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करोगे। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करोगे तो अपोजिट जैसा होगा, अपोजिट जैसा होगा तो यानी कि वो एंटी सेंस होगा। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो यानी कि एंटी सेंस डीएनए स्ट्रैंड के जैसे होगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मैं लगाऊंगा। हालांकि अब तो ये कह सकते हैं कि डिकोड हो गया है कि कैसे इसको हम कर सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी होते हैं, खतरनाक होते हैं, जहाँ पे एरर होने की संभावनाएं आपकी रहती हैं। तो बहुत ही सावधानी के साथ ऐसे क्वेश्चंस को कीजिएगा, और फंसिएगा भी नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी आपको स्टैंड के देखने में, कैलकुलेट करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी और आपका टाइम लॉस होगा। तो उस टाइम लॉस को भी बताना है। अगर लगता है कि ये क्वेश्चंस अभी नहीं सॉल्व हो रहे हैं, थोड़ा सा ठहर जाइएगा, दोबारा आइएगा और इस क्वेश्चंस को देखिएगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया गया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपका और भी बहुत अच्छा डीबीटी ने फ्रेम किया है। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने खिलवाड़ क्या किया है, इन्होंने सिंपल पूछा है कि एट ए फीटस है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरियोटाइप विल नॉट सर्वाइव एट द बर्थ, मतलब कौन सा ऐसा कंडीशन होगा कि जब बर्थ के समय ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही तो मतलब हुआ। तो सिंपल सी बात है, अब ऐसे कंडीशंस में आपको लगेगा कि अरे भाई ये क्या पूछ लिया है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, कैसे ना करें। ठीक है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व होगा, तो इसमें बस एक ही चीज है कि इन्होंने ये जो सारा सीक्वेंस, जो सारा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज का दिया, और मैंने इसके रिगार्डिंग आपको एक चार्ट याद करवाया है कि कैसे आपको याद रखना है। ठीक है। तो उसमें अगर आप देखेंगे, तो आपके 21वें क्रोमोसोम पे जब प्रॉब्लम आती है, तो आपका क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है। डाउन सिंड्रोम है, यानी कि इसके बारे में आज आपको सारी जानकारी है, यानी कि बच्चे जब इसमें होते हैं, यानी कि ये केसेस पाए जाते हैं, तभी तो आप इसके बारे में पूरा पढ़ते हैं कि डाउन सिंड्रोम पहली बात तो क्या, किस कंडीशन में हुआ। ठीक है। क्या इसका रीजन था। ठीक है। और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। अगर बच्चा सरवाइव नहीं करेगा तो कैसे सिम्टम पढ़ लोगे, कॉमन सेंस की बात बताओ। तो यानी कि सिम्टम्स अगर आप पढ़ रहे हैं, तो यानी कि इसका मतलब ये बच्चे सरवाइव करते हैं। इसी तरीके से 13 का जो क्रोमोसोम होता है, ये आपका एडवर्ड होता है। ठीक है। ये सब चीजें हमने आपको बता रखा है, तो यानी कि ये बच्चा भी सरवाइव करेगा। 45X जो होता है, ये आपका टर्नर सिंड्रोम होता है। ठीक है। ये भी आपने पढ़ा होगा कि सरवाइव करेगा। लेकिन 45Y हमने नहीं पढ़ा कहीं पर। तो यानी कि कौन सा बच्चा नहीं सरवाइव करेगा, 45Y सरवाइव करने का क्या मतलब है कि ऐसा कोई केस ही नहीं एग्जिस्ट करता है। समझ रहे हैं। तो यानी कि जो इसका आंसर बनेगा वो 12th का ए बनेगा। तो इसी वजह से बहुत ही शानदार पेपर ये बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सोच के, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस पे देख के। ठीक है, कि आखिर ये क्या पूछ लिया है, इन्होंने क्वेश्चंस को यहाँ पे घुमाया है। और ये चार्ट मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, जो बच्चे नियमित रूप से इसको फॉलो कर रहे हैं और आप चाहते हैं वाकई में डीबीटी क्रैक करना, तो अभी से ही इसके चार्ट को लगा लीजिएगा अपने सामने, कि कौन से डिजीज में कौन सी ट्राइसोमी हो रही है, कौन सी मोनोसोमी हो रही है, कौन सी डिजीज हो रही है। क्राइडू चैट बहुत ऐसे, मतलब क्राइडू चैट सिंड्रोम होता है। ठीक है। एडवर्ड आ ही गया है। इसी तरीके से आपका एक पटाऊ होता है। ठीक है। तो ये कितने कितने से क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटीज की वजह से ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज को भी आप अच्छे से करके जाइएगा एग्जाम में। राइट। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई है। इसके बाद एक दो क्वेश्चंस और हम लगे हाथ समझ लेते हैं, जो कि आपका इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है। ऑटो इम्यूनिटी हमारा चैप्टर जाके पढ़ लीजिएगा, वहां पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। लैक ऑफ रिएक्टिविटी टू द सेल्फ एचएलए को हम क्या बोलते हैं। ठीक है। सेल्फ एचएलए, एचएलए जो होता है ये आपका ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन होता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, मेजर हिस्टोकॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑब्वियस सी बात है कि जब आप इसको पढ़ते हैं कि हम अपनी सेल्स को नहीं मारेंगे, समझ रहे हैं, हम अपनी सेल्स को नहीं मारेंगे, ये हमको ज्ञान है। ठीक है। मेजर हिस्टोकॉम्पेबिलिटी जो आप पढ़ते हैं एमएचसी, खेल यहाँ पे यही किया है कि एमएचसी का जो दूसरा नाम होता है वो एचएलए होता है। इसको ह्यूमन में क्या बोलते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन भी बोला जाता है। बहुत ही अच्छे से हमने वहां पे इसको समझा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लैक ऑफ रिएक्टिविटी, तो सेल्फ एचएलए मतलब अपने बॉडी को हमें नहीं मारना है। तो ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। ठीक है। मतलब हमने टॉलरेट किया, हमारी सिस्टम जो है वो पहचान रही है टॉलरेट करना किसी को। और ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है, जब वो अपने ही सेल्स को, सेल्फ एचएलए को ही किल करने लगे, तब क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी होती है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन भी हमने आपको बताया हुआ है, कि एक तरीके से फैगोसाइटोसिस को क्या करता है, इनहैंस करने के लिए कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन जब रिएक्शन होती है।
क्लोनल सिलेक्शन में भी आपको बताया है कि किस तरीके से एंटीबॉडी जो होती है वो पर्टिकुलर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक क्लोन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन था जो आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसके बाद एक आपका क्वेश्चन और है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन जो है न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, एक आपका फाइब्रस नेटवर्क ऑफ द प्रोटीन होता है जिसको हम प्यार से लैमिन बोलते हैं। ये याद रखिएगा कि आपके बायोलॉजी जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको एक लैमिन और मिलेगा जिसमें डबल एन होगा, लैमिनिन जिसको हम बोलते हैं। ये भी एग्जाम में, ये तो सीएसआईआर का बहुत ही फेवरेट है जहाँ पे वो क्वेश्चंस पूछते हैं लैमिनिन वगैरह से। ठीक है, तो चूंकि आपका जो न्यूक्लियस में होता है उसमें सिंगल एन होता है, याद रखिएगा। तो ये जो होता है बिलो द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस में पाया जाता है, स्ट्रेंथ देता है फ्रेमवर्क ऑफ द न्यूक्लियस। तो यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो आपका क्या होगा, लैमिन्स होगा। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम समझ लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है अबाउट द फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन आपने पढ़ा होगा, बहुत ही आसानी से आप पढ़ते हैं, सिंपल डिफ्यूजन पढ़ा होगा कि जैसा ही जो आपका अगरबत्ती का एग्जांपल होता है, धुआं जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। फिर उसके बाद आपका एक आपका फैसिलिटेड आता है और एक आपका एक्टिव आता है। फैसिलिटेड का मतलब होता है किसी की हेल्प लेके होता है, लेकिन यहाँ पे एटीपी खर्च नहीं होती है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ए से एक्टिव होता है और ए से क्या होता है, एटीपी होती है। तो जहां पे आपकी एटीपी खर्चा हो रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो बस इतनी बात तो याद रखोगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो होता है, चूंकि जब आपको एटीपी खर्चा करना पड़ता है तो यानी कि ये जो एटीपी आपकी खर्चा होती है, क्योंकि आप कंसंट्रेशन डाउन द कंसंट्रेशन करा रहे हो, मतलब मान लो कि यहाँ पे कंसंट्रेशन किसी चीज की ज्यादा है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये हायर टू लोअर आसानी से चला जाता है। लेकिन जब आप लोअर टू हायर की तरफ ले जा रहे हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो याद रखिएगा, ट्रिपल ए याद रखिएगा। ठीक है, ए से आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ए से आपका क्या हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा। और ए से क्या हो जाएगा, आपकी एटीपी कंज्यूम होगी। ये 3 पॉइंट को याद रखिएगा। तो यही चीज है कि चूंकि ये कहानी जो होती है वो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है, तो ये कहानी फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन में कैसे फिट हो जाएगी। तो यानी कि इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, इट वर्क अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इतनी नॉलेज से आपका क्वेश्चन जो होगा वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन, यही जो पर्टिकुलर चीजें हैं वो यहाँ पे गलत दिया गया है। बाकी जो नीचे रिमेनिंग 3 ऑप्शन है वो भी याद रख लीजिएगा कि वो चीजें सही हैं, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ ले। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, ये भी मैंने आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का लेक्चर मिल जाएगा, पढ़ के जाइएगा। डीबीटी का एग्जाम देने जा रहे हो तो इसको छोड़ना नहीं है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स जो होते हैं ये आपका फिंगरप्रिंटिंग का बेसिक है। इसके अलावा फुट प्रिंटिंग जरूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। इसके अलावा प्रेऑन्स, ये आपके बैक्टीरिया, प्रेऑन्स, वायरस, ये आपके बोनस होने वाले हैं। बोवाइन स्पंजोफॉर्म एनसेफेलोपैथी डिजीज किससे होती है, प्रेऑन से होती है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, लेक्चर अवेलेबल है। वायरस वायराइड भी पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बोनस सिद्ध होंगे। ठीक है, तो ये मैं बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो आपका बेसिक इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल जनरली रिकॉग्नाइज करते हैं किससे। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं आपके, टी सेल्स अगर मैं रिकॉल कराऊं तो 2 टाइप के होते हैं, टी हेल्पर 1 होता है, टी हेल्पर 2 होता है। ठीक है, तो यही तो होता है। ठीक है, तो आपका जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होती हैं इसमें भी आपकी हेल्पर टी सेल्स हो गई और एक आपकी क्या हो गई, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हो गई। तो यहाँ पर जो आपकी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होती हैं, अगर हम इसमें फर्दर अगर हम और क्लासिफिकेशन की तरफ अगर हम जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, CD4 आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, CD8 यानी कि जो आपका हेल्पर सेल्स होते हैं, इसका जो मार्कर होता है ये क्या होता है, टी हेल्पर का जो मार्कर होता है वो आपका CD4 होता है, CD4 पॉजिटिव सेल्स होती हैं। और जो आपकी साइटोटॉक्सिक सेल्स होती हैं वो आपकी CD8 पॉजिटिव होती हैं। और हमने आपको याद कराया था कि 2 दूना 4, यानी कि जो CD4 होती हैं वो आपकी क्लास सेकंड MHC रिकॉग्नाइज करती हैं। तो जो आपकी साइटोटॉक्सिक होती है वो आपकी क्लास फर्स्ट MHC रिकॉग्नाइज करती है, यानी कि जो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका क्लास फर्स्ट बनेगा। बाकी आगे जाके पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से इन बातों को समझाया गया है, रटाया गया है। तो टी हेल्पर यानी कि जो आपकी हेल्पर टी सेल्स होती हैं और एक आपकी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती हैं। ठीक है, बाकी बहुत डिटेल में एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया है जहाँ पे मैंने टी रेगुलेटरी सेल्स के बारे में भी बात किया है। तो मन करेगा तो उसको भी जाके थोड़ा देख लीजिएगा तो फायदा ही होगा। ठीक है,
तो टी हेल्पर में आपको याद रखना है CD4 पॉजिटिव सेल्स होती हैं और एचआईवी में यही का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने कवर कर रखा है। तो CD4 को कैसे याद रखेंगे, 2 दूना 4 याद रखेंगे, यानी कि CD4 को क्लास सेकंड एमएससी रिकॉग्नाइज करती है, यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होती हैं वो एक्सप्रेस करती हैं, और क्लास फर्स्ट एमएससी जो होती है वो आपकी सारी न्यूक्लिएटेड सेल्स पे होती हैं, और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंशिएट करती हैं। तो यहाँ से आपको ये याद रहेगा। तो इतनी चीजों को आप याद रखिएगा। बाकी एक क्वेश्चन और भी यहाँ पे देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू स्टडी ट्रांजिट प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन इन द लाइव सेल्स, यानी कि हमने आपको शुरू में ही टूल्स टेक्निक के प्लेस लिस्ट में जाइएगा, वहां पे फ्रेट मैंने पढ़ाया हुआ है। तो फॉस्टर रिजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर इसको बोलते हैं। फ्रेट जो होता है वो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आपका इन वाइवो किया जाता है। इसके बाद एक आपका सिट्रिक एसिड साइकिल से क्वेश्चन है जो कि आपको करना ही चाहिए। इन द सिट्रिक एसिड साइकिल ऑपरेटिंग अंडर एरोबिक कंडीशन जो होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, यानी कि अगर आपने सिट्रिक एसिड साइकिल, यानी कि इसका दूसरा नाम है क्रैब साइकिल, ठीक है, अगर आपने क्रैब साइकिल कभी पढ़ा है तो क्या चीज आपको डायरेक्टली देखने को नहीं मिला। तो क्रैब साइकिल अगर मैं यहाँ पे आपको रिकॉल करा दूं, ये फिगर मैंने लगा दिया है। तो इस पूरे फिगर में अगर आप देखोगे जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, NAD+ दिया गया है, तो इस क्रैब साइकिल में आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। एफएडी की बात करते हैं तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तीसरा जो है वो आपका सक्सीनेट है। अगर हम फोर्थ ऑप्शंस की तरफ जाएं तो ये भी आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आपको नहीं देखने को मिल रहा है। इस पूरे चार्ट को जूम करके देख लीजिएगा। तो यानी कि जो आपका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है वो आपका मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। तो यानी कि जो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। यहाँ तक हमने आपको समझा दिया है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चन को समझेंगे। तो अभी जो हमने इस पार्ट में समझा है, अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले सेल सिग्नलिंग का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, और बहुत ही आसान है कि क्या डिफरेंस है कि सेलुलर कोई भी हार्मोन्स के इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं, उनके सेल मेम्ब्रेन पर होते हैं। तो वो चीजें जो होती हैं वो उनके हाइड्रोफोबिक, क्योंकि आपकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी लाइपोफिलिक होती है, उसको हम दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोफोबिक बोल सकते हैं। तो उस बेसिस पर होता है जीनोमिक डीएनए में डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन, उसी में ही हाइपोक्रोमैटिक हाइपरक्रोमैटिक, ये सर ने पढ़ा रखा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोग को पढ़ के जाना है। तो जब आप डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन करते हैं तो चूंकि उसको वापस से जुड़ना है, तो जब रिपीटेटिव सीक्वेंस होंगे तो वो बहुत ही आसानी से जुड़ जाएंगे, और रिपीटेटिव सीक्वेंस को हम प्यार से क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इम्यूनोलॉजी में मास सेल्स का डीग्रेनुलेशन हुआ या जो भी स्टडी हुई, तो यहाँ पे जो स्टोरी आती है वो आपका एंटीहिस्टामाइन ड्रग दिया गया, तो मास सेल्स हुआ। इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम खूब अच्छे से पढ़ कर जाएंगे। इसके अलावा थोड़ी सी बॉटनी भी आज हमने समझ ली है बहुत ही शॉर्टकट में, और सर ने हमको ये भी बोला है कि अगर आपके पास ये चीजें, अगर आपका थोड़ा सा भी बैकग्राउंड ठीक रहा है बॉटनी का, तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाएंगे। इसके बाद सल्फर कंटेनिंग आपको रेडियो एक्टिविटी कहाँ देखने के मिलेगी, तो यानी कि केवल और केवल हमको सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स के नाम पता होने चाहिए थे, उसके बेसिस पे हम ये आंसर को ट्रेस कर लेते हैं। इसके अलावा कितने किसमें हायर मेल्टिंग टेम्परेचर होगा ये भी सर ने बता रखा है, कि जीसी कंटेंट हमको केवल देखना है। इसके अलावा किसका फॉस्फोराइलेशन होगा ये भी सर ने सेल सिग्नलिंग पढ़ाते समय बताया था। वन अल्फाबेट दिया है, तो यानी कि सबसे पहले हमको वन अल्फाबेट सिंबल याद रखना है। और चूंकि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, बैक्टीरिया केस में जो सबसे कॉमनली देखने को दिया जाता है वो आपका हिस्टडीन होता है, ठीक है। इसके बाद कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में भी सर ने आज हम लोग को बहुत ही अच्छे से बता दिया। बाकी घबराने की बात नहीं है, आने वाले समय में आपको एंजाइम्स का डिटेल में लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आज हमने डीएनए के रिगार्डिंग कैसे हम स्टैंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं, क्या चीजें होती हैं, ठीक है, उन सब चीजों को हमने समझ लिया कि डीएनए ये है, आरएनए ये है। इसका जो सीक्वेंस होगा वो डीएनए के एक सीक्वेंस के बराबर होगा। वो कौन सा सीक्वेंस होगा, एकदम एग्जैक्ट डिट्टो सेम होगा, उसी को हम कोडिंग बोलेंगे, ठीक है। जो कोडिंग होगा वो आपका सेंस होगा, और जो नहीं होगा वो आपका नॉन कोडिंग होगा, या यही आपका क्या होगा, टेम्पलेट होगा। तो चूंकि आपने इसी को पढ़ के बनाया होगा, तो यानी कि अगर आप उल्टा भी जाओगे, मान लो कि ये आरएनए है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके अगर आप इसको बनाओगे तो जो आपका बनेगा वो आपका नॉन कोडिंग, या कह सकते हैं आपका एंटी सेंस सीक्वेंस बनेगा। यहाँ तक समझ में आ गई। इसके अलावा घुमा के पूछा, सर ने हम लोग को बता रखा है, एक एक सिंड्रोम बता रखा है, चार्ट बता रखा है, उसको हम खूब अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे हमको बेवकूफ नहीं बनना है एग्जाम में। इसके बाद लैक ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द सेल्फ एचएलए, एचएलए का नाम बदल दिया, लेकिन एचएलए क्या है, आपका एमएचसी है, जो कि सर ने अपने लेक्चर में बहुत पहले ही बता दिया था, ठीक है।
तो ये चीज़ें आप समझ लोगे, इसको हम प्यार से टॉलरेंस बोलते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस में एक प्रोटीन होती है जिसको हमने लैमिन आज समझ लिया। इसके अलावा फैसिलिटेड डिफ्यूजन के केस में हमने डिफ्यूजन को भी समझ लिया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी समझ लिया। ट्रिपल ए आज से हम याद रखेंगे, ए फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ए फॉर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और ए फॉर आपकी एटीपी खर्चा होगी। तो यहाँ पे फैसिलिटेड के रिगार्डिंग हमसे पूछ रहे थे, तो ये स्टोरी तो एटीपी यानी कि आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए था अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इस पॉइंट को हमने समझ लिया। फिर इसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सर का लेक्चर अवेलेबल है, इसको खूब अच्छे से पढ़ के जाना है। प्रेऑन्स पढ़ना है, बैक्टीरिया पढ़ना है, वायराइड्स पढ़ना है, फंगस पढ़ना है। इसके अलावा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, क्लास एमएससी वगैरह ये भी सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। क्रेब साइकिल आपको पढ़ के जाना है और फ्रेट का लेक्चर सर का अवेलेबल है, वहां से क्वेश्चन आया था, आराम से हमने समझ लिया। इसके अलावा बाकी जो चीजें होंगी वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आशा है कि ये सारी चीजें अभी तक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? और अच्छे से आपकी तैयारी भी स्टार्ट हो गई होगी, ठीक है? और अच्छे से करिए क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो बहुत ही करीब अब आपका आने वाला है, ठीक है? बाकी कोई चीजें अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी